हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वेवन लर्नर्स। माय नेम इज़ गुफराना असमत और आज है 9 नवंबर 2021। स्वागत है आपका प्रीलिम्स पॉइंटर्स डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में। तो चलिए जल्दी से देखते हैं आज कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स है जो हमें हमारे एग्जामिनेशन के लिए याद रखना है। तो पहला जो न्यूज़ है वो टर्मरिक से रिलेटेड है। अभी हाल फिलहाल में टर्मरिक का इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है बिकॉज ऑफ कोविड इश्यूज़। एंड टर्मरिक एक ऐसा टर्मरिक का एक्चुअली हमारे एंशियंट टाइम से टर्मरिक का काफ़ी इम्पोर्टेंस रहा है। तो टर्मरिक वाज इन न्यूज़। तो इस चीज़ के लिए हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ इंडिया में पाया जाता है, इसको वायरल डिजीज़ में कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है, कौन सा क्लाइमेटिक कंडीशन, सॉइल कंडीशन में, और इंडिया में कौन कौन सा ऐसा प्लेसेस है जहाँ पे टर्मरिक को जीआई टैग्स मिली हुई है। तो न्यूज़ आपका ये था कि टर्मरिक इज़ नेटिव टू इंडिया, हैज़ बीन स्टडीड extensively for its effect against viral diseases in recent decades, but the COVID-19 pandemic has renewed interest. Okay, तो देखो सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि इंडिया जो है हमारा वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है, कंज्यूमर भी है और एक्सपोर्टर भी है टर्मरिक का। ठीक है, ये मैप आप देख रहे होंगे, इस मैप में आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी जो टॉप टर्मरिक प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है इंडिया की। तो 2021 की जो टॉप टर्मरिक प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है आपकी, तो उसमें आपका सबसे पहला जो स्टेट आएगा वो आपको नाम याद रखना है, तेलंगाना फर्स्ट नंबर पे आता है। ये मेनली सदर्न स्टेट्स में पाया जाता है। महाराष्ट्र सेकंड नंबर पे आता है, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। तो सबसे पहले इंडिया लीडिंग प्रोड्यूसर एक्सपोर्टर है और इंडियन स्टेट्स में तेलंगाना सबसे ज़्यादा है। देखिए टर्मरिक का यूजेस क्या होता है, इसको आप डाइंग में यूज़ कर सकते हैं, ड्रग में यूज़ कर सकते हैं, दवाई के लिए, कॉस्मेटिक में यूज़ होता है, और इंडिया में ये वेरियस रिलीजियस सेरेमनीज़ के लिए भी यूज़ होता है। ठीक है, तो इस मैप में आप ये जो ब्लैक कलर देख रहे होंगे, इस ब्लैक कलर से कुछ डिस्ट्रिक्ट्स मार्क की हुई है कि उस डिस्ट्रिक्ट में टर्मरिक का प्रोडक्शन के लिए मार्क किया गया है, जो गवर्नमेंट की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव है। तो कुछ डिस्ट्रिक्ट जैसे आपकी एमपी की रेवा हो गई, शहडोल हो गई, फिर आपका महाराष्ट्र का हिंगोली हो गया, चामराजनगर कर्नाटका का हो गया, गुंटूर आंध्र प्रदेश का हो गया, कांधमाल हल्दी जिसको जीआई टैग मिला हुआ है ये उड़ीसा का है। तो ये सारा है। अब जो जीआई टैग वाला एक कांधमाल बता दिया मैंने आपको संगली टर्मरिक के बारे में जानना है। संगली टर्मरिक आपको इंडिया के कौन से स्टेट में मिलता है? महाराष्ट्रियन स्टेट में मिलता है। आपको इरोडेड टर्मरिक के बारे में जानना है जो आपका तमिलनाडु में मिलता है। फिर कांधमाल इज़ ओडिशा। एंड आपको वायगॉन टर्मरिक के बारे में जानना है। वायगॉन टर्मरिक का ये आपका एमपी वाला लोकेशन हो गया। तो ये कुछ टर्मरिक्स है जिसका इंडिया में जीआई टैग मिला हुआ है। अब देखिए टर्मरिक को आप कैसे कंडीशन में ग्रो कर सकते हैं। ऑब्वियसली वी आर ए ट्रॉपिकल कंट्री एंड वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। तो ये ट्रॉपिकल कंडीशन में इसको पाया जाता है। अब जैसे लोकेशन में मैंने आपको बताया कि ये साउथ इंडियन स्टेट्स है, तो ये सी लेवल से बहुत ऊपर तो नहीं होगा, ये 1500 मीटर अबव सी लेवल होगा, जो कि हमारा नॉर्मल पेनिनसुलर इंडिया का रेंज है। ठीक है, इसकी टेम्परेचर जो है ना ही बहुत हाई ना ही बहुत लो, 20 to 35 डिग्री सेल्सियस, और रेनफॉल भी आप गेस कर सकते हैं पेनिनसुलर इंडिया का सिचुएशन को देख करके 1500 mm रिक्वायर्ड होता है। इसको डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल्स में ग्रो किया जा सकता है, लेकिन सबसे अच्छा जो प्रोडक्शन इसका सैंडी या फिर क्ले लोमी सॉइल में होता है, जिसकी पीएच रेंज आपकी 4.5 to 7.5 होगी। ये गुड ऑर्गेनिक स्टेटस होता है। वैरायटीज़ में मैंने आपको बताया है इरोडे के बारे में, जो आपकी तमिलनाडु की है, उसको जीआई टैग मिला हुआ है। और याद करने के लिए आप सारा याद नहीं करेंगे, आप संगली को याद कर लेंगे, इरोडो को याद करेंगे, कांधमाल को याद करेंगे, ये इतना आपका इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो अब लैंड को कैसे प्रिपेयर किया जाता है टर्मरिक को लगाने के लिए। सबसे पहले देखिए इसके लैंड को प्री मॉनसून मतलब अर्ली मॉनसून शावर से पहले ही प्रिपेयर कर लिया जाता है, इसको टिल्ट कर लिया जाता है, डीप प्लविंग करते हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद जो प्लांटिंग होती है वो आपकी रिजेस एंड फोरोज के बीच में होती है। ठीक है, इतना आपका इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हो गया है, ये आपको ध्यान देना है। 78% जो वर्ल्ड की 78% रिक्वायरमेंट है टर्मरिक की, वो इंडिया अलोन पूरा करती है। ये इंडिया का ग्लोबल स्टैंडिंग है। ठीक है, और पैंडेमिक ने बूस्ट दिया है इस क्रॉप का, जिसके वजह से क्या हुआ है, 23% आपका प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया है। और ये टर्मरिक वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग डाइटरी सप्लीमेंट्स है। तो इतना सारा ये आपका टर्मरिक से
रिलेटेड है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मास एक्सटिंक्शन से रिलेटेड है। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हम किस मास एक्सटिंक्शन के फेज में हैं। तो अभी जो हमारा करंटली ऑनगोइंग मास एक्सटिंक्शन है वो 6th नंबर पे चल रहा है। वी आर इन द 6th मास एक्सटिंक्शन फेज, ठीक है। ये इस मास एक्सटिंक्शन को ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज एक्सटिंक्शन कहते हैं, क्योंकि अब आप देख लीजिए दिल्ली का एयर पॉल्यूशन क्वालिटी ख़राब हो रहा है। तो ये क्या है जिसकी वजह से क्रैकर्स बर्निंग हो गया, स्टबल बर्निंग हो गया। तो ये जो बहुत सारी चीज़ है जो इंसान खुद तू मैं कर करके अपने प्रॉब्लम्स को बढ़ाता है। तो ऐसे ही बहुत तरह का प्रॉब्लम, जैसे हम डेवलपमेंट के नाम पे, इवन दो वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बट हम डेवलपमेंट के नाम पे वी आर नॉट प्लांटिंग ट्रीज एंड वी आर कटिंग मोर एंड मोर ट्रीज। तो ये जो 6th मास एक्सटिंक्शन है ये आपका ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्सटिंक्शन है। इसके पीछे में बहुत सारी थ्योरीज है। न्यू टेक्नोलॉजी बोलते हैं कि जैसे जैसे न्यू टेक्नोलॉजीज आ रहा है तो हमारा 6th मास एक्सटिंक्शन और भी नज़दीक आ रहा है। तो टोटल 5 मास एक्सटिंक्शन अभी तक हो चुका है। पहला जो है वो इंटेंस आइस एज की वजह से था। सेकंड वाला हमारा ओशियनिक जो आपका ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो गया था। थर्ड वाले में आपका एस्टेरॉयड का इम्पैक्ट था। फोर्थ वाला आपका डिबेट में रहता है कि शायद ये वोल्केनिक इरप्शन की वजह से हुआ था। और फिफ्थ वाला अगेन आपका एस्टेरॉयड इम्पैक्ट की वजह से होता है। ओके, इतना मैंने अगर आपको मास एक्सटिंक्शन के बारे में बता दिया तो आप सोच रहे होंगे कि ये मास एक्सटिंक्शन क्या होता है, इस चीज़ को हम डिफाइन कैसे करेंगे। देखिए, आपके घर में मम्मी पापा हैं, मम्मी पापा देन कुछ किड्स होते हैं। तो सपोज़ एक फैमिली में 2 बच्चे हैं और मम्मी पापा हैं, तो रिप्लेसमेंट रेशियो उनका देखिए क्या है। अगर 2 लोगों का डेथ होगा तो 2 लोग फ्यूचर के लिए तैयार हैं, और अगर 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो रिप्लेसमेंट लेवल ज़्यादा होता है। मतलब 2 लोग अगर एक्सटिंक्ट हुए हैं तो रिप्लेसमेंट 3 है या फिर 4 है। लेकिन अगर एक ऐसा सिचुएशन आ गया कि आपका जो आगे का प्रोडक्शन कम है और पीछे का एक्सटिंक्शन ज़्यादा है, तो ये एक्सटिंक्शन का एक कैटेगरी होता है। तो अगर इसको हम इस लेवल पे समझेंगे कि देखिए, अर्थ का जो नॉर्मल एक्सटिंक्शन रेट है वो समवेयर 0.1 या फिर 1 स्पीशीज़ पर 1000 स्पीशीज़ होता है 100 ईयर्स में, ठीक है। तो ये नॉर्मल एक्सटिंक्शन रेट है जिसको रिप्लेसमेंट रेट बोलते हैं। ये बैकग्राउंड है आपका एक्सटिंक्शन का। लेकिन एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि स्पीशीज़ विल स्टार्ट वैनिशिंग मच फास्टर देन दे आर रिप्लेस्ड, ठीक है। जैसे कि आपका 75% के नंबर्स पे आपका स्पीशीज़ लॉस्ट हो जाए बहुत शॉर्ट जियोलॉजिकल पीरियड ऑफ टाइम। देखिए, मैं यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम नहीं बोल रही हूँ, मैं यहाँ पे जियोलॉजिकल पीरियड ऑफ टाइम बोल रही हूँ। मतलब ये काफ़ी लंबा सफ़र, लेस देन 2.8 मिलियन ईयर्स, क्योंकि ये एक बहुत लंबा सा प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं कि आज आप सोए हैं कल सुबह उठे तो मास एक्सटिंक्शन आप देख लिए। नो, इट्स अ स्लो प्रोसेस। लेकिन ये स्लो प्रोसेस भी बहुत फास्ट होता है, जिसमें जैसे आपका 75% स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। ओके, तो ये डायग्राम पे मैंने आपको बता ही दिया है कि फर्स्ट मास एक्सटिंक्शन आपका कैसे हुआ था। वो आपका जो हुआ था ऑर्डोविशियन पीरियड उसको बोलते हैं, वो आपका आइस एज की वजह से हुआ था। ऐसे फिर आपका सेकंड वाला को देवोनियन पीरियड, पर्मिनियन पीरियड, ट्रायसिक पीरियड एंड क्रिटेशियस पीरियड वाज द 5th। अभी होमोसेपियंस हम लोग होमोसेपियंस कहलाते हैं और हम 6th मास एक्सटिंक्शन के टुवर्ड्स बढ़ रहे हैं। तो इतना आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। नेक्स्ट जो आपका न्यूज़ है वो UAPA से रिलेटेड है, दैट इज़ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि त्रिपुरा के पुलिस ने शॉकिंगली 102 लोगों के ऊपर UAPA लगा दिया। तो ये रिपोर्ट काफ़ी शॉकिंग थी कि मतलब आप ऐसे ही सुबह उठ करके किसी के ऊपर भी UAPA लगा दे रहे हैं। देखिए, बट हमारे लिए तो न्यूज़ में ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि किसने क्यों लगाया, और बिल्कुल भी पॉलिटिक्स ओरिएंटेड पढ़ाई तो हमें नहीं करनी। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है कि UAPA क्या होता है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसके क्या फीचर्स हैं, इसके क्या अमेंडमेंट्स हैं, क्या सेक्शंस हैं। तो ये हमारे लिए एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, और मैं आशा करती हूँ कि आप भी इन्हीं सब चीज़ों पे ध्यान देंगे। तो UAPA जो होता है ये 1967 की एक लॉ है, ठीक है। ये एम करता है फॉर द इफेक्टिव प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एसोसिएशन इन इंडिया। ये इस चीज़ से रिलेटेड है। ओके, तो ये जो लॉ होता है आपका, ये एब्सोल्यूट पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। देखिए, 2 तरह का डिटेंशन होता है। अगर आपने लक्ष्मीकांत का बुक या फिर NCERT पढ़ा होगा, एक को प्यूनिटिव डिटेंशन बोलते हैं और एक को
बताइए कौन सी डिटेंशन बोलते हैं। एक प्यूनिटिव डिटेंशन होता है और एक जैसे कि आपने देखा होगा जम्मू एंड कश्मीर में हाउस अरेस्ट कर लिए, या फिर अगर आपको पता है कि अगर आप डाउट कर रहे हैं कि ओके आपको लग रहा है कि वो इंसान आपका कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, तो आप क्या करेंगे, प्रिवेंटिव डिटेंशन लेंगे। प्रिवेंटिव डिटेंशन में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाता है उस बंदे को, सीधा डिटेन कर दिया जाता है। लेकिन प्यूनिटिव डिटेंशन में अगर आप किसी को भी डिटेन कर रहे हैं तो 24 आवर्स के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना पड़ता है और उसको चांस भी दिया जाता है कि वो अपने लॉयर से बात कर सके। ही हैव दैट राइट एंड दैट इज हिज फंडामेंटल राइट। लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन में ऐसा नहीं होता है। ये एब्सोल्यूट पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जहाँ पे अगर उसको कोई भी एक्टिविटी अनलॉफुल लगेगा तो वो एक ऑफिशियल गैजेट से ये डिक्लेयर कर देगा। और इसमें क्या होता है कि जो एक्यूज्ड है उनको हाईएस्ट पनिशमेंट जो है डेथ पेनाल्टी या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी मिल सकती है। ओके, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है जो बिल्कुल आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। यूएपीए में ऐसा नहीं है कि बस इंडियंस को ही चार्ज किया जाएगा, इसमें इंडियंस एंड फॉरेन नेशनल्स दोनों को चार्ज किया जा सकता है। तो आप इसको बिल्कुल नोट डाउन करेंगे, ठीक है। ओके, अगर कोई क्राइम इंडिया में कमिट नहीं किया गया है, ये क्राइम अगर आपकी किसी फॉरेन लैंड में कमिट की गई है, तो आप उस इंसान के ऊपर भी यूएपीए एप्लीकेबल होता है। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखेंगे। यूएपीए में जो आपकी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होती है वो चार्ज करेगी एक फाइल शीट मैक्सिमम 180 डेज के अंदर आफ्टर द अरेस्ट, एंड ड्यूरेशन जो उसका है उसको और एक्सपैंड किया जा सकता है कोर्ट को इन्फॉर्म करके। 2019 के अमेंडमेंट के हिसाब से इस एक्ट ने एम्पावर किया है एनआईए, दैट इज नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, जो आपका है कि वो भी कोई भी प्रॉपर्टी को आपका अटैच कर सकती है। अगर कोई केस इन्वेस्टिगेटेड हो रहा है तो ये एनआईए के पास ये पावर है कि वो आपकी प्रॉपर्टी को सीज कर सकती है। एनआईए के ऑफिसर का रैंक आपका इंस्पेक्टर लेवल का होता है। ये केसेस ऑफ टेररिज्म एंड ऑल को देखते हैं। ओके, अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने डिफाइन किया है द कंटूर्स ऑफ यूएपीए। ओके, तो एक जजमेंट ने कंटूर्स का मतलब ये बताया है, बहुत वेग सा डेफिनेशन है इसका, ठीक है। तो सब कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स डाल दिया, क्योंकि ये बिल्कुल समझ में नहीं आता ना कि किसके ऊपर यूएपीए लगेगा किसके ऊपर नहीं लगेगा। तो कोर्ट ने आपका कुछ सेक्शंस 15, 17 और 18 डाला हुआ है जो कि उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसमें टेररिस्ट एक्ट को आपका इनग्राफ्ट किया हुआ है। फिर 17 लेस डाउन द पनिशमेंट वाला चीज़ को मेंशन किया हुआ है, कॉन्स्पिरेसी के बारे में मेंशन किया। बट आई वोंट रेकमेंड यू कि ये पार्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप उस चीज़ को ध्यान नहीं देंगे। बाकी सब चीज़ जो मैंने आपको बताया, प्लीज़ टेक अ नोट ऑफ इट एंड द क्वेश्चन कैन बी एंड इट कैन बी फ्रेम्ड फ्रॉम इट। ओके, तो चलो अब हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आपकी यूनाइटेड नेशन की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एक बॉडी है यूनाइटेड नेशन की। इन्होंने कुछ डेटा रिलीज किया है, जिस डेटा के हिसाब से इट इज शोइंग इट्स वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स, जो कि जुलाई 2021 से हाईएस्ट है। ओके, तो फूड प्राइस इंडेक्स क्या होता है? फूड प्राइस इंडेक्स ऐसे तो आपका 1966 में 1996 नॉट 66 इंट्रोड्यूस किया गया था। ये मॉनिटर करता है आपका डेवलपमेंट इन द ग्लोबल एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ मार्केट। जो आपका एफएओ का फूड प्राइस इंडेक्स है, इसको एफएफपीआई भी बोलते हैं। ये मंथली चेंज को मेजर करता है। मंथली चेंज, प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट। इंटरनेशनल प्राइसेस में एक बास्केट ऑफ फूड कमोडिटीज़ को लेते हैं और उसका मंथली चेंज इंटरनेशनल मार्केट में इस चीज़ को मॉनिटर करते हैं, ठीक है। और बास्केट में आपका सीरियल्स, ऑयल सीड्स, डायरी प्रोडक्ट्स, मीट, शुगर एंड ऑल होता है। अब आप ये जितने भी इंडेक्सेस होते हैं, इसमें बेस पीरियड का कौन सा बेस पीरियड लिया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसकी बेस पीरियड को ध्यान में रखेंगे। इसका बेस पीरियड है 2014-16। तो ये इतना हमारा एफपीपीआई आपका एफएओ का फूड प्राइस इंडेक्स से रिलेटेड न्यूज़ था। ओके, इंडिया ने रजिस्टर किया है 2 लोगो मतलब 2 लोगो मीन्स नॉट 2 पीपल, दैट इज 2 लोगो ऑफ समथिंग, ठीक है। वो लोगो टॉय ट्रेन का है। इंडिया ने इंटरनेशनली इस चीज़ को रजिस्टर किया है एज इट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ओके, तो क्या है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब हम ये बोल रहे हैं कि ये हमारा प्रॉपर्टी है और इस चीज़ को हम अपने अंदर क्लासिफाई कर रहे हैं।
ओके। एंड ये एक तरह से आप बोलेंगे तो ये बोल सकते हो कि ये हमारा इनोवेशन है। ओके। तो जो आपका हिमालयन रेलवे सिस्टम है उसको में ये किया गया है। और अगर किसी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को आप वर्ल्ड लेवल पे लेकर के जाते हैं तो उसको जो मैंडेट देती है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वीपो। अब ओके, ये जो हिमालयन रेलवे सिस्टम है ये ब्रिटिश एरा की रेलवे सिस्टम है जो 1879 और 1881 के बीच में बना हुआ था। फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज वेस्ट बंगाल में ये चलती है। इसको दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज बोलते हैं। अगर इफ़ यू हैव टेकन अ ट्रिप टू दार्जिलिंग यू मस्ट हैव सीन, वहाँ की टॉय ट्रेन बहुत फेमस है। तो इसको इनफैक्ट यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिस्कवर की गई है। लेकिन देखिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट में तो आपकी नीलगिरी माउंटेन भी आती है, कालका शिमला रेलवे भी आती है। वैसे आज मैं एक और क्लास लेने वाली हूँ जिसमें मैं आपको वर्ल्ड हेरिटेज के सारे साइट्स को बिल्कुल याद करवाने की कोशिश करूँगी। ना गॉट सम ट्रिक्स ऑल्सो, तो मैं बिल्कुल भी वो आपको रटवा देने की कोशिश करूँगी कि कौन से ईयर में इंडिया में कौन कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट दिया गया है, लेटेस्ट कौन सा है, ये मैं कवर करने वाली हूँ। तो जो हमें वीपो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाला जो केस है वो हमारा दिल्ली हिमालयन रेलवेज का है। लेकिन जो आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट वो दो और है इंडिया में, एक है नीलगिरी माउंटेन रेलवे और एक है कालका शिमला जी। ओके। जो आपका वीपो है ये जो बेस्ड है वो वियना कन्वेंशन के बेसिस पे बेस्ड है। तो वियना कन्वेंशन या एग्रीमेंट किस चीज़ से रिलेटेड है? एस्टैब्लिशिंग एन इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूगरेटिव एलिमेंट्स ऑफ मार्क्स एंड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय वीपो। तो आपको याद रखना है वीपो जो वियना कन्वेंशन आपका किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से। और ये वीपो है, इट इज़ वन ऑफ द स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन और इसकी हेडक्वार्टर्स जिनेवा स्विट्ज़रलैंड है। ये भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो ओके, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, आई थिंक दिस इज़ द सेकेंड लास्ट टॉपिक फ्रॉम टुडे। तो ये जो टॉपिक है हमारा ये गॉडेस अन्नपूर्णा के बारे में रिलेटेड है। इनकी जो आइडल है उस आइडल को इंडिया लाया गया है कनाडा से आफ्टर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, नॉट अ डिकेड, इट्स लाइक ओवर अ सेंचुरी ऐसा बोलेंगे। इस आइडल को ASI जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है इसने रिसीव किया है। ये अपने ओरिजिनल लोकेशन पे इसको रखा जाएगा। इसकी जो ओरिजिनल लोकेशन है वो काशी विश्वनाथ टेम्पल है। ओके। इस आइडल को कंट्री से स्मगल कर दिया गया था अप्रॉक्स 1913 के आसपास, इसलिए मैंने आपको बोला इट्स लाइक अबाउट अ सेंचुरी थिंग, नॉट अ डिकेड थिंग, क्योंकि 100 साल के पहले जैसे इसको स्मगल कर दिया गया था। अब गॉडेस अन्नपूर्णा क्या? अब अन्ना से आपको पता होगा अन्नदाता, तो अन्नपूर्णा शी इज़ अ फीमेल गॉडेस, इसलिए गॉडेस का वर्ड हम यूज़ करें तो अन्नपूर्णा शी इज़ द गॉडेस ऑफ फूड। ओके। इसको बोलते हैं कि शी इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ विच गॉडेस? पार्वती। दैट पार्वती इज़ अ पार्टनर ऑफ लॉर्ड शिवा। ओके। एंड ये जो आइडल है आप इसको पिक्चर में देख रहे होंगे, इट सीम्स लाइक शी इज़ होल्डिंग अ बोल, और ऐसे बोला जाता है कि इस बोल में देयर इज सम अमाउंट ऑफ खीर एंड स्पून। तो खीर जैसे कि आपका एक फूड हो गया। ओके। इस स्टैचू को बनारस स्टाइल में बनाया गया है। ओके। मैकेंजी आर्ट, ओके, बनारस स्टार्ट में उसको मैकेंजी आर्ट गैलरी जो यूनिवर्सिटी ऑफ रेजिना है कनाडा में, ये वहाँ पर थी। ओके। वाराणसी या फिर बनारस या फिर इसको काशी भी बोलते हैं, ये बहुत फेमस हिंदू होली सिटी है जो लोकेटेड है ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा। कौन से स्टेट में? यूपी में, इंडिया स्टेट ऑफ यूपी। ये बहुत रिच कल्चर हेरिटेज लोकेशन है इसको इंडिया का कल्चरल कैपिटल भी बोलते हैं, काशी विश्वनाथ बनारस। ओके। काशी विश्वनाथ टेम्पल, अब आपको इतना पता चल गया कि ये लॉर्ड शिवा से डेडिकेटेड है। बनारस यूपी में लोकेटेड है, ये वेस्टर्न बैंक ऑफ गंगा में है, और ये वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंगास हैं। टोटल हमारे कंट्री में 12 ज्योतिर्लिंगास है। तो आपको पता होने चाहिए ये 12 के 12 लोकेशन। अगर नहीं पता है तो प्लीज़ आप अपना हिस्ट्री का बुक खोलिए आर्ट एंड कल्चर का और 12 के 12 लोकेशन को रट दीजिए, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओके। तो इसको काशी विश्वनाथ जो टेम्पल है इसको बनाया गया था 1780 के आसपास बाय द मराठा मोनार्क महारानी अहिल्याबाई होलकर ऑफ इंदौर। इतना हमारा ये आपका आइडल से रिलेटेड है। अब मैंने आपको बताया था कि इस आइडल को इंडिया में किसने रिसीव किया? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अब हम थोड़ा सा ASI के बारे में देखेंगे कि ASI क्या है।
ASI जो है आपकी किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? तो ASI आपके मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आती है। इसका काम है प्रोटेक्ट करना द कल्चर हेरिटेज ऑफ नेशन। ये एडमिनिस्टर करता है मोर देन 3650 एंशियंट मॉन्यूमेंट्स के एक्सकेवेशन का काम, जो रिमेन्स है आपका सर्वे कैरी करता है, ठीक है, कंजर्वेशन, मेंटेनेंस एंड ऑल काम करता है। इसको फाउंड किसने किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में रह चुका है। इसको जो फाउंड करने वाले हैं उनका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। ये पहले डायरेक्टर जनरल हैं ASI के। और अलेक्जेंडर कनिंघम बहुत फेमस पर्सनालिटी है। ये पर्सनालिटी तो आपको पता ही होनी चाहिए। ही इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। ओके, अभी जो आर्कियोलॉजी है ASI है, वो आपकी फंक्शन किस एक्ट, इज इट अ स्टैट्यूटरी बॉडी और अ नॉर्मल बॉडी? यस दोस्तों, इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी और ये फंक्शन करती है किस एक्ट के मैंडेट में? एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958। तो इतना आपको ASI के बारे में इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो आपका RBI ने पब्लिश किया है, सिस्टम ऑफ कमिटमेंट टू सपोर्ट ग्रीनिंग इंडियाज फाइनेंशियल सिस्टम। तो सबसे पहले ये सिस्टम ऑफ कमिटमेंट ऑफ सपोर्ट ग्रीनिंग इंडियाज फाइनेंशियल सिस्टम क्या है? इसको RBI ने कब ज्वाइन किया है? इसको RBI ने ज्वाइन किया है, रिसेंटली ज्वाइन किया है अप्रैल 2021 में। ओके, अब इससे पहले की न्यूज़ में तो इसलिए था क्योंकि इसने पब्लिश किया है कुछ एक रिपोर्ट, लेकिन उससे पहले हमें जानना है कि NGFS है क्या। मैं शॉर्ट में बोल रही हूँ NGFS, ये चीज़ ध्यान में रखना है। NGFS में किस चीज़ को बोल रही हूँ? इसको लॉन्च किया गया था पेरिस समिट जो हुई थी ना हमारी, पेरिस वन प्लैनेट समिट, वहाँ पे। इसका पर्पस क्या है दोस्तों? इसका पर्पस है कि जितने भी ग्रुप हैं सेंट्रल बैंक के, ठीक है, दे विल सुपरवाइज क्या, बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ इन्वायरमेंट। ग्रीन शब्द का प्रयोग हुआ है ना वहाँ पे, क्लाइमेट रिस्क मैनेजमेंट इन द फाइनेंशियल सेक्टर। ये क्या करता है? मोबालाइज करेगा किस चीज़ को? फाइनेंस को। इसीलिए तो बैंक रिलेटेड है ना, मोबालाइज करेगा ताकि एक सस्टेनेबल इकोनॉमी बन सके। इसकी मेंबर्स सारे सेंट्रल बैंक्स वर्ल्ड के फाइनेंशियल सुपरवाइजर्स। इसकी जो सेक्रेटेरिएट है वो इस बार इट इज़ होस्टेड बाय बैंक्वे दे फ्रांस। तो फ्रांस में इसकी होस्ट हो रही है। तो आपको बिल्कुल ध्यान देना है कि सिस्टम ऑफ कमिटमेंट टू सपोर्ट ग्रीनिंग ये आपका क्या है? एक फाइनेंशियल सिस्टम से रिलेटेड है, ना ही कोई क्लाइमेट इनिशिएटिव है। इट इज़ अ क्लाइमेट इनिशिएटिव बट इट इज़ अ क्लाइमेट इनिशिएटिव इन द फॉर्म ऑफ सस्टेनेबल इकोनॉमी। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। ओके, नेक्स्ट जो न्यूज़ है आपकी वो कदार ट्राइब से रिलेटेड है। कदार ट्राइब जो एक स्मॉल सदर्न इंडिया की ट्राइब है, ये आपकी जो कोचिन, केरला एंड कोयम्बटूर, तमिलनाडु, जो अगर आप ये इंडिया का मैप देख रहे होंगे तो ये आपका केरला का लोकेशन, ये आपका तमिलनाडु का लोकेशन। तो ये जो बॉर्डर एरिया है ना वहाँ यहाँ पे ये रिसाइड करती है। ओके, दिस इज TN एंड दिस इज केरला बिकॉज सम पीपल गेट कन्फ्यूज इन ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो। तो ये बॉर्डर एरिया में ये जो ट्राइब है कदार ट्राइब ये लोकेट करती है, ठीक है। यहाँ पे आपका अन्नामलाई टाइगर रिजर्व भी है, मैंने बता दिया इसका लोकेशन। कदार जो है एक वन ऑफ द 5 प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप है जो केरला की है, ठीक है, जो नियरली स्टेट की 5% पॉपुलेशन में काउंट होती है। इनकी इकोनॉमी वही फॉरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी है और ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं करते हैं। इनका लैंग्वेज द्रविडियन लैंग्वेज है क्योंकि साउथ इंडियन स्टेट्स है, तो मैंने बताया। मॉडर्न कदार्स जो है ना वो, अब मॉडर्न कदार्स जो ट्राइब है दे आर नाउ हिंदूज। इनका क्या हुआ है? इनका मोबिलाइजेशन हुआ है, मतलब मूवमेंट हुआ है। इनकी फेवरेट डायटीज़ जो हैं लॉर्ड अयप्पन, काली, मलावाजी, ये होती हैं। ओके, इनका स्टेटस, इनको PVTGs में रखा गया है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स इन केरला, बट इट इज़ नॉट अ PVTG इन तमिलनाडु। मैंने बताया ना ये बॉर्डर पे है, लेकिन इनको PVTG का दर्जा दिया गया है केरला में, ये तमिलनाडु में PVTG नहीं है। और देखिए मैंने बताया ना केरला में ये करीब से करीब 5% ऑफ द पॉपुलेशन है। ओके, अब एक जो ट्राइब है जिसको PVTG में अगर लिस्ट किया जाता है तो उस ट्राइब किसी भी ट्राइब को PVTGs के अंदर क्यों आता है, क्यों रखना होता है और क्या फ़ायदा होता है उनको? अगर वो इसके अंदर आ गए होंगे तो द ट्राइब विल बी अलाउड टू हैव इट्स हैबिटेट। और वो किस एक्ट के अंदर मिल जाएगा उनको? फॉरेस्ट राइट एक्ट ऑफ 2006। तो आपको इतना बिल्कुल भी मैंने जो पॉइंटर्स दिए हैं ध्यान में रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब चलिए
देखते हैं कि कितना क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर रहे हैं। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, अगर नहीं हो रहा है तो वापस से वीडियो को रिपीट करिए। तो पहला क्वेश्चन है कि कदार जो है एक स्मॉल ट्राइब है नॉर्थ ईस्ट इंडिया अलोंग द हिली बॉर्डर्स ऑफ भूटान एंड सिक्किम, इज इट करेक्ट? सेकेंड, आरबीआई ने एनजीएफएस को ज्वाइन किया एज अ फाउंडिंग मेंबर इन 2017। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे जो है इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1999 में डिक्लेयर किया गया था। WFPPI जो है वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स वर्ल्ड फूड प्रोग्राम रिलीज करती है। UAP अमेंडमेंट 2019 इंक्लूडेड द प्रोविजन ऑफ डेजिग्नेटिंग द इंडिविजुअल एज टेररिस्ट, और इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंज्यूमर एक्सपोर्टर है टर्मरिक का। तो मैं आंसर आपके साथ शेयर करती हूँ। ये 3 स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग, क्योंकि मैंने आपको कदार ट्राइब के बारे में बोला, इट इज़ बिटवीन केरला एंड कर्नाटका बॉर्डर। और आरबीआई ने ज्वाइन किया है एनजीएफएस, मैंने बोला ना रिसेंटली ज्वाइन किया है, ये डेट आपकी 2017 की है, तो 2021 में, तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है। और जो आपका WFPPI है, ये मैंने आपको बताया FAO जो आपकी यूनाइटेड नेशन की बॉडी है वो पब्लिश करती है। तो थैंक यू दोस्तों, आई होप यू एंजॉयड द सेशन। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड सेशन के PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं जिसका नाम है स्वेवन लर्नर्स। और अगर आपको कोई क्वेरीज़ है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे इसी स्वेवन लर्नर्स पे वो अपने क्वेरीज़ को भेज सकते हैं। हैव अ गुड डे।